आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। मुल्क में बीजेपी के खिलाफ रियासती पार्टियों ने एकजुट होने का अमल शुरू कर दिया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसी एजेंडे के तहत इस मर्तबा तेलंगाना के वजीर आला केसीआर ने कल मुंबई में उद्धव ठाकरे से मुलाकात की और इस मुलाकात में मुल्क में खराब होती सियासी फिजा, बीजेपी की नफरती सियासत के खिलाफ तमाम रियासतों को एकजुट होने की जरूरत, मुल्क के मफाद में मौजू पर मुंबई में 1.5 घंटे तक गुफ्तगू हुई। इस मीटिंग में इस बात पर जोर दिया गया कि बीजेपी के खिलाफ तमाम रियासती पार्टियों से बात की जाएगी। न सिर्फ रियासती बल्कि कौमी पार्टियों को भी अंडर द अम्ब्रेला लाने की कोशिश की जाएगी। साथ ही केसीआर ने कहा कि तब्दीली की हवा चल रही है, बदलाव की हवा चल रही है, अब परिवर्तन की जरूरत है। इस कोशिश में केसीआर कितना कामयाब होंगे ये एक अलग मौजू है, लेकिन अहम बात यह है कि एक बार फिर रियासती पार्टियों ने बीजेपी के खिलाफ उठ खड़े होने का अमल शुरू कर दिया है। ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हो रहा हो। इससे पहले भी केसीआर ने 2019 में गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस फ्रंट की बात कही, तो वहीं ममता बनर्जी और शरद पवार की जानिब से भी ऐसी कोशिशें की गई, लेकिन इन कोशिशों में तसलसल नहीं दिखाई दिया। नाज़रीन, आप इसे पानी की तेज लहरों के मानिंद समझ सकते हैं कि जब हवा का दबाव ज्यादा होता है तो लहरों की ऊंचाई मजीद बढ़ जाती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या केसीआर पर कोई दबाव है, ये कोई और दबाव है, या फिर वो वाकई में बीजेपी के पॉलिसी के खिलाफ आवाम को मुतबादिल देना चाहते हैं। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो सियासी पार्टियों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दें। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। श्रीधर रेड्डी साहब टीआरएस के स्पोक्स पर्सन हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, अली दारूवाला साहब, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, आपका भी इस्तकबाल करते हैं प्रोग्राम दो रुख में। सबसे पहले हम उस बाइट को और उस बयान को नाजरीन को और आप दोनों को सुनवाना चाहेंगे जिस बात पर आज हम बहस करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। उसके बाद हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। केसीआर ने मुंबई में जाकर क्या कुछ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो पहले सुन लेते हैं। उद्धव जी से मिलकर बहुत प्रसन्नता मिली है। हम दोनों ने कई मुद्दों पर, कई विषयों पर काफी लंबा चर्चा की है। काफी बातों पे हमारी सहमति हुई है कि आगे देश के उन्नति के लिए, देश में अच्छी सुधार लाने के लिए, देश के विकास में गति बढ़ाने के लिए, देश के कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करने में, पॉलिसीज को बदलने में कई चर्चाएं हुई। ऑलमोस्ट ऑल विषयों पर, सभी विषयों पर हम एकजुट हो गए, सहमत भी हो गए। आज जिस प्रकार का देश चल रहा है इसमें बदलाव आना चाहिए। सभी लोग अच्छे प्यार से मिलजुल कर काम करें, एक मजबूत हिंदुस्तान को बनाए, कि हम दोनों चाहते हैं। और हमारे अन्य लोगों से भी बात करके, बाकी लोग हमारे जो दूसरे रीजनल पार्टी के भी लोग हैं, नेशनल पार्टी के भी लोग हैं, कई लोग हैं, सबसे हम लोग बातचीत करेंगे। मैं समझता हूँ महाराष्ट्र से जो भी मोर्चा निकलता है वो बहुत कामयाब होता है, क्योंकि जुल्म के साथ हम लड़ना चाहते हैं, नाजायज कामों के साथ हम लड़ना चाहते हैं, लोकतंत्र के लिए हम लोग लड़ना चाहते हैं। ये तमाम बातें केसीआर ने कही, हालांकि और भी कई सारी बातों पर उन्होंने जोर दिया, लेकिन हमने थोड़ा सा हिस्सा आपको दिखाया है। दो खास मेहमान की तरफ बढ़ते हैं जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं प्रोग्राम दो रुख में। श्रीधर साहब, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, चूंकि आपका टीआरएस पार्टी से ताल्लुक, रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप टीआरएस पार्टी को। सबसे पहले आपसे सवाल यही कि अभी एक बार फिर से, क्योंकि 2019 में केसीआर ने ऐसी कोशिशों की शुरुआत की थी और उसके बाद कुछ नहीं देखा गया, यानी कहा जा सकता है कि सन्नाटा पसरा रहा। एक बार फिर से जैसे जैसे इलेक्शंस आते हैं, तो क्या ये माना जाए कि इलेक्शन जैसे जैसे आते हैं वैसे ही केसीआर कुछ ऐसा मुतबादिल ढूंढते हैं ताकि खबरों में रह सके, या फिर उन्हें सिर्फ थर्ड फ्रंट या फिर जो प्रोसेस वो शुरू कर रहे हैं इसको शुरू करने में इतना वक्त क्यों लग जाता है? इलेक्शन के कबल ही क्यों करते हैं? क्योंकि सियासी माहिरीन का ये कहना है कि कहीं ना कहीं अब केसीआर को भारतीय जनता पार्टी का डर सताने लगा है, लिहाजा आप ऐसी कोशिशें कर रहे हैं। मैं आपको पहले बताना चाह रहा हूं, ये इलेक्शन के बारे में है नहीं, मगर खाली इलेक्शन की बात नहीं है। और दूसरी बात, कोई डर की बात नहीं। केसीआर साहब ने तेलंगाना का टॉलेस्ट लीडर है,
और सेकंड टाइम कंसेक्यूटिवली वो चीफ मिनिस्टर बना है, अच्छे बहुमत से बना है। तो कोई बीजेपी को या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई किसी और के बारे में हमको डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर हमारा सरकार पूरे जनता के मदद से अच्छी तरह से चल रही है, तो हमको किसी को डरने की जरूरत नहीं है। पहली बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। और अभी इलेक्शन की बात छोड़ दीजिए, देश में ये 70 साल की आजादी के बाद कांग्रेस ने जो चीज नहीं कर पाए उसको देख के देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दी है, एनडीए सरकार को बहुमत दी है। मोदी साहब ने प्राइम मिनिस्टर बन गए। उसके बाद ये 7.5 ईयर्स में 7 साल के बाद भी आप जो भी प्रॉमिसेस उन लोग करे हैं देश के सामने, जो 2 करोड़ की एम्प्लॉयमेंट हो या पूरे देश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात की हो या बुलेट रेल की बात की हो, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर एडिशन की बात की हो, मेक इन इंडिया की बात करी हो, जो भी है, ठीक है, पूरे सिस्टम जो हम है ये मानते हैं। ठीक है, आप तरक्की को लेकर मैदान में आ रहे हैं कि जो पॉलिसीज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इख्तियार की गई, और साथ ही साथ आपको लगता है कि नफरती हवा या सियासी नफरत जो है वो बन रहा है, पिना हो रही है समाज में, उस जानिब भी केसीआर ने इशारा किया था। सवाल उठता है कि इस वक्त फिर क्यों, जब 2019 में इन्होंने शुरुआत की थी, एक बार फिर से नाज़रीन को मैं याद दिलाना चाहूंगी कि 2019 में भी ऐसी कोशिशें की गई थी श्रीधर साहब, तो उस वक्त से इसमें तसलसल कंटिन्यूटी क्यों नहीं रही? नहीं, कंटिन्यूटी की बात नहीं, पॉलिटिक्स आप समझना चाहिए। हाँ। राजनीति कभी भी हर दिन जारी रहेगा, ये वो प्रोसेस है। पॉलिटिक्स इज ए प्रोसेस। हम लोग हमारा काम करते रहेंगे, देश के जनता को हम लोग जागते जाएंगे, किसी ना किसी दिन डेफिनेटली इसका एक अंजाम आ जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं आपको, मैं जो अभी चीज जो बताया आपको, उसके ऊपर से ये सेंट्रल गवर्नमेंट अभी जो सरकार में है, मोदी जी के गवर्नमेंट, ये फेडरल स्पिरिट को कोई इज्जत ना देते हुए, पूरे राज्य सरकारों का हक छीनते हुए, इन लोगों का काम एक यूनिलेटरल काम कर रहे हैं। इन लोगों को एक सबक सिखाना है और देश में एक अच्छा प्रत्याम्नाय, एक अच्छा अल्टरनेटिव गवर्नमेंट लाना है। ये हमारा केसीआर साहब के मकसद है, इरादा है। ठीक है, आपके पास लौटूंगी। अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब, ये जो तमाम सियासी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश है, उस पर अमल पैरा होने की भी कोशिशें शुरू हो गई हैं। मुंबई एग्जाम्पल है, इससे पहले ममता बनर्जी ने फ़ोन किया और फ़ोन करके बातचीत की, और उससे पहले M.K. स्टालिन से भी बातचीत की गई, और साथ ही साथ देवेगौड़ा साहब ने भी केसीआर से बात की। तो इन तमाम बातों का मकसद सिर्फ इतना था कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमें एकजुट होना है। यानी क्या इस कोशिशों का आने वाले दिनों में सलूशन निकलेगा या क्या रंग लाएंगी ये कोशिशें, ये बात अलग है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अभी के तौर पर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तमाम जो रीजनल पार्टियां हैं वो एकजुट हो रही हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को तो अब डरने की जरूरत शुरू हो जानी चाहिए। बिल्कुल सना मैम, आपका जो ऑब्जर्वेशन है ये बिल्कुल सही है कि ये जो 22 पार्टीज जो एक हो गए और एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आए, और ये माननीय शरद पवार जी और केसीआर के नेतृत्व में और ममता बनर्जी के डायरेक्शन में ये जो काम चला है, अगर आप इसका क्रोनोलॉजी आप देखेंगे इनका, तो ये सारे के सारे परिवारवाद पार्टी है, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल हमें वो स्वीकार नहीं है। अगर आप केसीआर तो बीजेपी डरना शुरू कर दिया क्या? बीजेपी ने ये सब इकट्ठा हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ये सारे जो बीजेपी फॉर लास्ट 7 साल से जो इतना जो हमारा परिवार है जो कहते आया है, वो अब सब सामने उजागर हो रहा है। ये सारे चीज जो आप देखेंगे, ये लोग एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसी ये लोग इनकी पॉलिटिकल पार्टीज चलाते हैं। अगर आप देखेंगे, दादाजी थे, पिताजी है, अब उनका बेटा आएगा और वो उनके पोतरा जो कहते हैं उसको भी तैयार कर दे। यहाँ पर कोई भी अगर एक हार्ड वर्किंग है, नहीं तो ये मकसद तो ये बता रहे कि भारतीय जनता, एक सेकंड, वो परिवारवाद एक अलग चीज है। मेरा सवाल आपसे ये था कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये तमाम सियासी पार्टियां एकजुट हो रही हैं। बिल्कुल ये लोग, इससे कुछ बीजेपी पे असर नहीं होता दिख रहा है आपको? बिल्कुल नहीं। ये जिसने इनका नाम लिया, जो पार्टी का इनने नाम लिए, हम लोग ने ऑलरेडी एन रूट वहां पर हमारी ऑलरेडी वहां पे बातचीत प्रोग्रेस है। डीएमके इज वेरी वेरी पॉजिटिव विद अस। हम अगर आपसे ये भी कहो कि पंजाब में जो हमसे रूट कर गए थे कैप्टन अरविंदर, वो फिर से हमारे से वो उन्होंने इस गठबंधन किया है। अब अगर देखेंगे बिहार के अंदर नीतीश गवर्नमेंट, उन्होंने फिर से हमारे
साथ छोटे भाई और बड़े भाई की तरह उन्होंने सरकार की स्थापना की है। जो उद्धव ठाकरे जी लेकिन जो आपके छोटे भाई थे महाराष्ट्र में, वो तो सरकार किसी और के साथ उन्होंने बना लिया। वही मैं आपको समझा रहा हूं मैम, वो जो सरकार और उन्हीं से मुलाकात की है कल केसीआर ने। बिल्कुल बिल्कुल वो रूठे हैं, वो बिल्कुल रूठे हैं। वंदनीय बाला साहेब ठाकरे जिसके साथ 25 साल हमने हमारी गवर्नमेंट चलाई, उनका हमारी विचारधारा, हम लोग नेचुरल पार्टनर्स हैं मैम। हमारे एजेंडाज एक है, भले कुछ वक्त के लिए हमारी राहें अलग हो गई रहेंगी, पर हमारा मकसद एक है। ठीक है, यहाँ पर कुछ जो है नहीं क्या वो भेदी का कोई काम कर रहे हैं यहाँ पर, और वो पूरी शिवसेना को अपने पर्सनल एजेंडा के लिए और शिवसेना भवन को अपनी पर्सनल मकसद के लिए वो यूज कर रहे हैं, पर ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। यहाँ पर ऑल इंडिया का मैम ये जो हुआ, जिसके आपने अगर परसों का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा रहेगा, वहां पे जो इनके जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ये जो सारा ये सब चीज का जो आर्किटेक्ट है, वो उनके पर्सनल एजेंडा के लिए ये सब चला रहे मैम। पर कोई बात नहीं, इंडिया के अंदर अगर तरक्की, उन्नति और जो 2024 में 5 ट्रिलियन अगर सपना साकार करना है, जो ख्वाब देख रहे हैं सोल्यूशन तेलंगाना के वजीर आला केसीआर कि सबको इकट्ठा करेंगे। अभी एमके स्टालिन को लेकर अली दारूवाला साहब कह रहे हैं कि वो तो बहुत पॉजिटिव साइंस दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका झुकाव है। तो आप तो ख्वाब देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आप लीडरों को और पार्टियों को इकट्ठा करेंगे, लेकिन ये तो कुछ और बता रहे हैं। नहीं, वो तो वही बताएंगे ना, परिवारवाद, ये वाद, वो वाद। मैं बोल रहा हूँ परिवारवाद की बात बता रहे हैं। नहीं, परिवारवाद की नहीं, उन्होंने कहा कि एमके स्टालिन ने गुड साइंस दिए हैं भारतीय जनता पार्टी को लेकर। गलत बात है, उसको मेरे ख्याल से कोई उसके ऊपर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हाँ। आज एमके स्टालिन जी हो, ममता बनर्जी जी, या तेजस्वी यादव, या अखिलेश यादव, यहाँ पर हमारे उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी, ये सभी लीडर, देवेगौड़ा जी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, सभी लोग केसीआर साहब के जो आज एफर्ट्स है, प्रयास है, उसको मदद दे रहे हैं। उन सभी लोग बता रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आप आगे जाके इसका प्रयास करो कि देश में एक अच्छा तब्दीली के लिए, एक बदलाव के लिए, विकास की तरफ मोदी गवर्नमेंट जाना चाहिए। ठीक है, आप उसी बात को दोहरा रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये श्रीधर साहब कि जब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जिन लीडरों से आप मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वो उनके पार्टनर पहले रह चुके हैं, हो सकता है बहुत कुछ चेंज हो जाए, आप अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हो सकता है आने वाले दिनों में अपनी तरफ उन्हें खींचने की कोशिश करे, तो ऐसे में जो ख्वाब टीआरएस पार्टी देख रही है, तो ये तो ख्वाब लगता नहीं है कि इतनी आसानी से पूरा होने वाला है। कोई भी चीज कभी भी आसान नहीं होता है। देश में एक अच्छे अल्टरनेटिव खड़ा करने के लिए जितना हमको प्रयास करना है हम करेंगे। देश में आज केसीआर साहब जब ये काम शुरू किए हैं, एक एक करके हर लीडर उसका मदद देके आगे आ रहे हैं। आने वाले दिनों में हर एक राज्य हम लोग जाएंगे, जो कांग्रेस और जो बीजेपी के अलावा जितने भी पार्टियां हैं, वो सभी लोग आज देश में एक चेंज आने के लिए सब लोग सहमत है, और उसके लिए जो केसीआर साहब काम कर रहे हैं, सबका मदद है। मैं क्या बोलूं, कोई भी चीज आसान से नहीं होगा, मगर हमको हमारा काम जारी रहेगा देश के हित के लिए, देश के विकास के लिए, देश में जो युवता है उन लोगों के अच्छे अपॉर्चुनिटीज आने के लिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने के लिए, देश में जितने भी हमारे संसाधन है, रिसोर्सेस है, उसको अच्छी तरह यूटिलाइज करने के लिए, देश का इकोनॉमिकल स्टेटस अभी से एक 10 गुना बढ़ने के लिए एक नया अल्टरनेटिव आना चाहिए। आज बीजेपी क्या कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल। आप इसमें आप डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के सामने एक नया अल्टरनेटिव बनाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। अली दारूवाला साहब, श्रीधर साहब का सीधे तौर पर यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, बंटवारा, लोगों को बांट रही है, फिर राज कर रही है, उसे हम खत्म करेंगे, और इसीलिए सभी से मिलने की शुरुआत हो गई है। इनका कहना है कि अभी तो ये शुरुआत है, ये बहुत सारे लीडरों से मुलाकात करेंगे, तो आने वाले दिनों में हो सकता है ये हर रियासतों का दौरा करें और सबको अपने साथ लेने की कोशिश करें, तो दबाव तो बढ़ेगा ना भारतीय जनता पार्टी पर, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, वहां पर क्या हाल है, हम जो सियासी माहिरीन हैं उन पर भी हम लोगों की नजर बनी हुई है, क्या कह रहे हैं वो? मैम, सब में पहले मैं आपके हर सवाल का जवाब देता हूं। मैं स्वागत करता हूं अगर ये बोल रहे कि ये चेंज लाना चाहते हैं, वो अगर मेरे देश के हित में है तो उसका स्वागत सब में पहले हम करेंगे। पर स्वागत करते करते मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, ये तो फिलहाल पावर में है ना, ये पावर में है, ये हैदराबाद के डेवलपमेंट की बात तो इन्होंने बिल्कुल नहीं किया। केसीआर ने यहाँ पे एम्पावरमेंट की बात नहीं की। इन्होंने कोविड वैक्सीनेशन बैकअप प्लान, जो इकोनॉमी जो क्रम्बल हो चुकी है, उसके अंदर हैदराबाद का उन्होंने रोड मैप का उल्लेख ही नहीं किया
किया मैम। जो डेथ आप लोगों जो समझना चाहिए, मर हम चुके, एक बार आपके 1 पास- सेकेंड लेट मी फिनिश, बीच में बात मत करो, मैंने बीच में बात नहीं किया। जो डेथ हो गए उसको क्या कंपेंसेशन दिया मैम इन्होंने जो 5-5 लाख रुपए जो देने का समझाया, इसका इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आप ये पार्टी से दे रहे हो क्या सरकार की तिजोरी से दे रहे हो आप ये जो चला रहे हो बनाना रिपब्लिक, लोगों को पैसा बांट रहे, पैसा आ कहां से रहा है, आप लोग कैसी इकोनॉमी मीन्स, इनके पास इसका कोई लेजिटिमेट सपोर्ट है नहीं। ये जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के अंदर जो देश हमारे जिस दिशा से जा रहा है, वहां पे हैदराबाद महाराष्ट्र से 0 कंट्रीब्यूशन है मैम। अगर ये इतने अगर ये हेल्प बेंट है डेवलपमेंट के अंदर, जीएसटी काउंसिल के अंदर जब हमने बोला पेट्रोल डीजल के ऊपर जो जीएसटी के दायरे में पेट्रोल को लाना चाहता है, इनके यहाँ से एक भी रिकमेंडेशन क्यों नहीं आया? आप बताइए जनता को, आप पेट्रोल डीजल की रेट कम करने में आप इतने सक्षम, आप वैट को लेके बैठे हो आप। ठीक है सिद्धर साहब, आपका जवाब। जनता का जवाब इनका कहना है कि जब हैदराबाद और तेलंगाना में ही आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं तो मुल्क के आवाम को क्या अल्टरनेटिव का ख्वाब दिखाने चले हैं? पहले बीजेपी वाले जो गलत चीज बताने में, लाइस बताने में आगे रहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, हाँ। देश में हमारा जोग्राफिकल स्ट्रेंथ इज 11th लार्जेस्ट है, हमारा जनता 12th लार्जेस्ट है, मगर देश में इकोनॉमी के लिए जो कंट्रीब्यूशन करने वाले में हमारा 4th लार्जेस्ट स्टेट है। समझना चाहिए दारूवाला जी। और जो पर कैपिटा इनकम है तेलंगाना का, पर कैपिटा इनकम इज डबल टू द नेशनल एवरेज, ये भी समझना चाहिए बात। और जो देश के पूरे इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने वालों में बहुत कुछ राज्यों में हम है, और तेलंगाना आपसे सीखने की कोई जरूरत नहीं है। आज जब से बीजेपी हमारा भाई है, आप हमारे दुश्मन हर साल नहीं है, जीडीपी घटते आ रही है, और हम हिंदुस्तानी हैं। सुनिए मेरी बात, आप बीच में नहीं आना, आप मेरे को बोले सुनिए। हैदराबाद की बात कर रहे हैं आप, एक बार आके देखिए हैदराबाद का डेवलपमेंट कैसा हो रहे हैं। एवरीडे नायडू ने किया, आपने क्या किया? पूरे सुनिए पूरे मेरे बात, मुल्क में जितने भी बड़े कंपनियां हैं सबका 2nd लार्जेस्ट कैंपस हमारे पास है। अमेजॉन हो, गूगल हो, जो भी बड़े कंपनी हैं, और हमारे पास इतने इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहे हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए चंद्रबाबू नायडू पे जाता है। खाली वैसी कहाँ का चंद्रबाबू नायडू? चंद्रबाबू तेलंगाना आके 8 साल हो गए मेरे भाई साहब, आप अभी भी चंद्रबाबू के नजर में है। मतलब आप अपडेटेड नहीं है, आप फिर भी ओल्ड तरीके में सोच रहे हैं। ये परिवारवाद विवाद कुछ नहीं है हमारे पास। आज बीजेपी ने प्रहारवाद आपने तय किया है, जो भी आपके खिलाफ बात करते हैं उसके ऊपर प्रहार करना है। परिवारवाद नहीं बल्कि प्रहारवाद पर भरोसा रखती है भारतीय जनता पार्टी। परिवारवाद को लेकर आप इन पर हमले करते हैं टीआरएस पर, तो ये कहती ये आपको ये आईना दिखा रहे भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन अली साहब कि आप तो प्रहारवाद पर यानी हमले करने पर आप बिलीव करते हैं। मैम, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ये लोगों का विश्वास उड़ चुका है। ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो इनके लिए एक जमाने में इनकी फ्रेंडली पार्टी हुआ करती थी, आज वो उनको प्रहार दिख रहा है। ईडी, सीबीआई, क्राइम ब्रांच जो भी एक्शंस ले रहे, इनके पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है। और जिधर रेड्स हुआ है मैम, इट इज, आप रिकॉर्ड पे जाके आप प्लीज फाइंड आउट करो मैम, क्या जिधर इन्वेस्टिगेशन हुआ है वहां पे कुछ ना कुछ मिला है। महाराष्ट्र के अंदर 100 करोड़ रुपए महीने का ये लोग ने वसूली का रैकेट चलाया, जिसके लिए इनके मंत्री अंदर गए। अगर आप इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो आप प्रहार करेंगे। जो बोलते हैं ना, डिफेंस का जो बेस्ट लॉजिक है वो अटैक करो। मींस अगर आपको अपने आप का बचाव करना है तो आप अटैक करो। ये पॉलिसी ये लोग फॉलो कर रहे हैं। लेकिन क्या अली साहब इस बात पर भारतीय जनता पार्टी नहीं सोच रही कि आखिर ये तमाम जो सियासी पार्टियां हैं वो एकजुट होने की जो कोशिशें कर रही हैं वो क्यों कर रही हैं? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों को कह रही हैं कि हम एकजुट हो रहे हैं। 60 साल इन्होंने लूटा है देश को मैम, 60 इयर्स। आखिर ऐसा क्या बीजेपी कर रही है जिसके खिलाफ ये जो तमाम सियासी रीजनल पार्टियां हैं, रियासती पार्टियां हैं, ये इकट्ठा हो रही हैं? बिल्कुल, आखिर क्यों जरूरत आन पड़ी? ये सारे पार्टीज इस बीजेपी से कैसे ले रही है? अली साहब एक सेकेंड, हाँ आ रही हूँ श्रीधर साहब आपके पास। मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ लौटूंगी आपके पास। अली साहब बताएं आखिर ऐसा क्या हो गया जो ये तमाम स्टेट लीडर्स और रियासती पार्टियां जो है इकट्ठा होने की शुरुआत कर चुकी हैं?
मैम, जो हमने वेस्ट बंगाल में देखा, जो हिसाब से इन्होंने भाजपा का वर्कर्स का मर्डर किया दिन दहाड़े, इन्होंने इससे कोई भी हालत में इन मैं दो बीजेपी चीज बताना चाह रहा करने हूं। का उन्होंने 1 सेकेंड। ठीक है, आपने नहीं अली साहब, आप सीधे तौर पर जवाब ही नहीं दे रहे। मेरा सीधे तौर पर ये कहना था कि आखिर क्या वजह है। सीधे साहब, ये वजह है, ये वजह है मैं दो चीज में बताना चाह रहा हूं। इनका दी एंड इन लोग का शुरू हो गया है। अच्छा, दी एंड से ताबीर कर रही श्रीधर साहब। देखिए, टीआरएस की जो शुरुआत है सबको साथ लाने की, इनका कहना है कि ये दी एंड है। वो इसी सोचेंगे ना, उसका डर पैदा हुआ है, मतलब वो डर मार के सब बात नहीं तो सियासी माहिरीन ये भी कह रहे हैं ना कि अभी एग्रेसिव मूड में केसीआर इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तेलंगाना में अब बीजेपी पैर पसारने लगी है। तेलंगाना में बीजेपी, हाँ। इसका मतलब है दारूवाला जी को कुछ मालूम ही नहीं है। उसके पास यहाँ पर एक विधायक है, 4 MP है, बस कुछ तो नहीं। पॉलिटिकल एनालिस्ट तो अभी आपको नहीं लगता कि जो दौरे हो रहे हैं ये मरकजी लीडर्स के और दूसरे स्टेट के लीडर्स के, वो तेलंगाना में बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से केसीआर जो है एक्टिव नजर आ रहे हैं? सोशल मीडिया में चिल्लाने से, हाँ। टीवी में चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर ये तेलंगाना में हमारा टीआरएस पार्टी बहुत स्ट्रांग है, फॉर्मिडेबल फोर्स है। उन लोगों को सरकार की बात छोड़ो, 5 भी सीट नहीं आएंगे 2023 में। और ये परिवारवाद की बात कर रहे हैं, अगर शिवसेना परिवारवाद पार्टी है तो इससे पहले आपका अलायंस क्यों था? पंजाब में अकाली दल थे, शिरोमणि अकाली दल, वो परिवारवाद पार्टी है क्या? वहां पर क्यों जुड़े थे आप? आपका अवकाशवाद है, आप लोग प्रहारवाद है, इसलिए बोल रहा हूँ। जम्मू कश्मीर की भी एक पार्टी थी PDP, उसे भी जोड़ लीजिए। अली साहब, इसका जवाब दीजिए जल्दी से, वक्त की कमी है। श्रीधर साहब सुन लिया आपकी बात, आपके सवाल का जवाब इनसे लेना है। आप अभी जिसको परिवारवाद कहते हैं, कभी आप उनके बाहों पर, उनके कंधों पर हाथ रखते थे? मैं एक बात एकदम क्लियर करना चाहता हूँ। हाँ। सर प्लीज सुनिए हमारी बात, ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ। इन्होंने जो इल्जाम किया, हाँ जल्दी अली साहब, इन्होंने जो कहा कि पीडीपी के साथ हमने क्यों गठबंधन किया। मैम, एक पार्टी स्ट्रेटेजी होती है। अगर जो नहीं परिवारवाद पर, परिवारवाद तो वहाँ परिवारवाद नहीं था क्या? बिल्कुल मैम, वहां पे जो जम्मू एंड कश्मीर में जो हम लोग ने मैम जो एंट्री किया है वहां पर, इसका अगर आप इसका देखेंगे, आज 26 जनवरी को वहां पे इंडियन फ्लैग लहराया गया। तो हम वहां पर जो गए, वहां से हम लोग विक्टोरियस आए हैं। वहां से वहां पे हमने आर्टिकल 35A 370 सीधा जवाब आप दे देते कि परिवारवाद पार्टियों के साथ आपका भी ताल्लुक रहा है। अब वहीं इसे टीआरएस की पार्टी अवसरवाद मान रही है, इसे अवसरवाद से ताबीर कर रहे हैं। गठबंधन किया, वहां पे सरकार स्थापना की, और वो स्थापना करने के पीछे पार्टी की कुछ स्ट्रेटेजीज होती है जिसके अंदर टीआरएस ने शुरुआत की है। अब इस शुरुआत में कैसे कैसे लोग, कौन कौन सी रियासतें, कौन कौन से लीडर जुड़ेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये तमाम सियासी पार्टियां इकट्ठा होना शुरू हो चुकी हैं। हो सकता है इस हवाले से दबाव भी भारतीय जनता पार्टी पर बनना शुरू हो जाए आने वाले दिनों में। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का अपना अपना मौकिफ रखने के लिए। प्रोग्राम दो रुख में मुझे दीजिए इजाजत। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ, तब तक के लिए आदाब।